ये आर्मेचर विधि। इसके अंतर्गत हम लोहा, लकड़ी, सरपत, लोहा, लकड़ी, सरपत, घास फूस या कपड़े का पुतला सर्वप्रथम तैयार करते हैं। इसके पश्चात हम मिट्टी या सीमेंट, कंक्रीट को लगाते या भरते हैं। कुछ देर सूखने के बाद हल्की नम अवस्था में ही इसकी कास्टिंग या फिनिशिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसकी कास्टिंग या फिनिशिंग कर लेते हैं। इसके पश्चात हम अपने जिस चीज से मूर्ति बनाई है उसकी पतली परत घोलकर हम उस पर लगाते हैं। यह तरल लेप ही ग्लेजिंग कहलाता है। इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं? जाल विधि होती है, आर्मेचर विधि से जो है पुतला बनाया जाता है। कास्टिंग, ग्लेजिंग, ये विधियां रहती हैं इसकी जो है। इसके बाद देखते हैं, नोट पॉइंट आता है, कौन सा द्रव्य मिट्टी को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है? तो आपका ग्रॉग हो जाएगा, ग्रॉग हो जाएगा। एक मिनट, ये कहां से आना हो गया? एक मिनट जरा वेट करिए। ग्रॉग हो जाएगा। मिट्टी को शक्ति प्रदान करती है हष्टभूषी। मिट्टी को शक्ति कौन प्रदान करता है? हष्टभूषी। कौन सा द्रव्य मिट्टी को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है? तो ग्रॉग जो है मिट्टी को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है। जो मिट्टी को शक्ति कौन प्रदान करता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा देखना है आपको, शक्ति। मिट्टी को शक्ति प्रदान करता है हष्टभूषी। मिट्टी को दृढ़ता कौन प्रदान करता है? ग्रॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत रहते हैं, तो इनको याद रखिएगा। स्टोन कार्विंग, पत्थर तराश की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? अर्धचित्र, पूर्ण चित्र। अर्धचित्र, पूर्ण चित्र। इसके बाद अर्धचित्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अर्धचित्र, इसकी दो विधियां होती हैं, लो रिलीफ, हाई रिलीफ। अब ये लो रिलीफ क्या होता है, हाई रिलीफ क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। ऐसी तराशी गई मूर्तियां जिसके पीछे का भाग बिल्कुल ना दिखाई दे, वह किसी सतह से जुड़ा रहे या जुड़ी रहे, तथा उसको या जिसको हम तीन तरफ से देख सकें, वह लो रिलीफ मूर्तियां होंगी। उदाहरण इसका है सिक्का। हाई रिलीफ, उत्कीर्ण की गई मूर्तियां जिनकी रीढ़ की हड्डी का भाग सतह से जुड़ा रहे, बाकी समस्त भाग उत्कीर्ण हो, हाई रिलीफ कहलाता है। उदाहरण खजुराहो की जो मूर्तियां हैं वो हाई रिलीफ का उदाहरण है, और जो सिक्का है वो लो रिलीफ का उदाहरण है। इसके बाद पूर्ण चित्र क्या होता है? इस तरह की
प्रतिमाओं में हम चारों तरफ से अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। इस तरह की नक्काशी प्रायः ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। उदाहरण अशोक स्तंभ, अशोककालीन स्तंभ रहते हैं। स्तंभ जो है ऊपर से, स्तंभ जो रहते हैं ऊपर से नीचे की ओर तराश किए जाते हैं, एकात्मक होते हैं ना स्तंभ जो है। अब इसमें ऐसा कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, जो है सारी चीजें समझ में आ जाएं। अब यहाँ से आपका जो है प्राक मौर्य काल स्टार्ट होता है। यहाँ से आपके चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। प्राक मौर्य काल, प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल का समय क्या होता है, उसके बाद कौन सा राजवंश आता है, यही तो सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी जो भी हैं। देखिएगा प्राक मौर्य काल, इसका तो जो समय रहता है 323 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के नमूने, मतलब इससे पूर्व के नमूने जो रहते हैं इसमें आते हैं प्राक मौर्य काल में। प्राप्त मूर्तियों में मगध के शिशुनाग वंशी राजाओं की प्रतिमाएं हैं। मतलब जो है कहने का मतलब यह है कि जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो शिशुनाग वंशी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से जो है संबंधित ये रहता है। प्राप्त मूर्तियों में मगध के शेषुनाग वंशी राजाओं की प्रतिमाएं हैं। क्लियर आप लोगों को दिख रहा है? अजात शत्रु की प्रतिमा, अजात शत्रु की प्रतिमा, इसे ही हम कहते हैं परखम यक्ष की मूर्ति। अजात शत्रु की जो प्रतिमा है उसे क्या कहते हैं, परखम यक्ष की मूर्ति कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या डिटेल्स है, क्या चीजें हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है। सबसे प्राचीन प्रतिमा है जो ये अजात शत्रु की प्रतिमा रहती है, सबसे प्राचीन प्रतिमा रहती है। कहां से प्राप्त है, तो मथुरा से प्राप्त है। मथुरा के कहां से प्राप्त है, तो परखम, परखम नामक ग्राम से प्राप्त है। और संग्रहित कहां पे है, मथुरा में संग्रहित है। कितने फीट की है, 9 फीट की रहती है। फिर से देखिएगा, अजात शत्रु की प्रतिमा, परखम यक्ष की मूर्ति, सबसे प्राचीन प्रतिमा है, मथुरा से प्राप्त है, मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, 9 फीट ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद करनी है। अब इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, प्राचीन वचीन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थान लिखिए सीधा, मथुरा के परखम से प्राप्त है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, 9 फीट ऊंची है। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना, डिटेल से ज्यादा लिखना ही नहीं है। जहां पे समझने वाला है वहां पे थोड़ा सा लिख लीजिए। अब इसे देखिएगा, अजउद्दीन की प्रतिमा, अजउद्दीन की प्रतिमा अजात शत्रु के पौत्र हैं। ये इनकी मूर्ति रहती है जो कि पटना से प्राप्त है। संग्रहित कहां पे है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। अजउद्दीन की प्रतिमा अजात शत्रु के पौत्र हैं जो कि पटना से प्राप्त है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। क्लियर हुआ? जो चीजें अभी पढ़ा रहे हैं ये चीजें क्लियर हो रही, नहीं क्लियर हो रही, बताएं एक बार। ओके, ये मान लो कि आपके पास इतना गोल्डन मौका मिल गया है टीजीटी की प्रिपरेशन करने के लिए।
अब 6-7 महीने में पेपर हो जाएगा, जुलाई से पहले पेपर नहीं होगा। जो इस टाइम को अच्छे से उपयोग कर लेगा, अगर उसकी प्रैक्टिस खराब हो गई है या पढ़ाई नहीं किसी कारणवश कर पाया है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है। जो इस मौके का फायदा उठा लेगा वो उठा लेगा। नहीं नेक्स्ट बार से क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। 4 साल 5 साल और वेट करना पड़े, क्या पता बीएड लगा दे, आप लोग फॉर्म ही ना फिल कर पाए। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ करके बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अगर आप डेली एक पेज पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। 6 महीने का टाइम मिल रहा है, लगभग 6 से 7 महीने का टाइम। इतने टाइम में आप पूरी थ्योरी रट डालेंगे, पेज रट डालेंगे। आपको पूरा रटना भी नहीं है, एक पेज आज पढ़ लिया, उसका शाम में लेटेस्ट टाइम जो है रिवीजन कर लिया, फिर दूसरा पेज पढ़ा, फिर रिवीजन कर लिया, 2 पेज फिर पढ़ा, फिर रिवीजन कर लिया। ऐसे आपको रिवीजन करना है, इकट्ठा कोई चीज नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा करके जो है पूरा आपका एक टाइम पर बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। ये समझ लीजिए, अगर जॉब चाहिए आपको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मुसीबत में अपने आप को डालना पड़ेगा। देखिएगा, अजउद्दीन के पुत्र अजउद्दीन के पुत्र नंदवर्धन की मूर्ति पटना से प्राप्त है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। मनसा देवी की प्रतिमा मनसा देवी की प्रतिमा मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है। गिरि गिरिव्रज के ध्वंसावशेष इस दीवार की ऊंचाई 12 या 13 फीट व मोटाई 17 फीट है, 17 फीट तक है। इस दीवार को साइक्लोपीडियन वॉल, दैत्यों की दीवार कहते हैं। इस दीवार को साइक्लोपीडियन वॉल, दैत्यों की दीवार कहते हैं। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उत्खनन किसने कराया था? सर जॉन मार्शल ने कराया था। सर जॉन मार्शल ने उत्खनन कराया था इसका जो है गिरिव्रज के ध्वंसावशेष का जो है उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य यह बिहार के चंपारण जिले के एक गांव में है। यहां से एक दैत्य पूजागृह के अवशेष प्राप्त हैं तथा अशोक का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। मतलब यहीं से जो है एक अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। उत्खनन किसने कराया था? डॉक्टर ब्लॉक ने कराया था। अब यहीं पर आ गया डॉक्टर ब्लॉक ने भारत की सबसे प्राचीन गुफा की खोज कब की थी? बताइए, सबसे प्राचीन कौन सी है भारत में? आपकी जोगीमारा है, अजंता है। तो जोगीमारा की खोज 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने किया था। कौशाम्बी का घोषित राम विहार 500 ईसा पूर्व में निर्मित होता है। घोषित राम नामक व्यापारी के द्वारा निर्मित कराया गया था। यह एक बिहार क्या होता है? बिहार एक निवास स्थान होता है, रहने का स्थान, जैसे आपका घर हो गया, उस टाइप से होता था बिहार एक निवास स्थान है। यह बिहार गौतम बुद्ध के ठहरने हेतु निर्मित कराया गया था। समझ में आया? ये जो घोषित राम नामक व्यापारी ने जो है एक बिहार का निर्माण करवाया था गौतम बुद्ध के लिए, ठहरने के लिए या रहने के लिए। और जो बिहार होता है उसे निवास स्थान भी कहते हैं, या निवास स्थान ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको जो है। और इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है आपका पिपरवा का स्तूप। ये भारत का सबसे प्राचीन स्तूप रहता है, जो अशोक काल के पहले से निर्मित था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा नामक स्थान से प्राप्त है। यह स्तूप बुद्ध के अस्थियों पर आधारित 8 स्तूपों में से एक है। यह सबसे
प्राचीन स्तूप है। उत्खनन किसने कराया था? विलियम क्लैक्सटन पेपे, क्लैक्सटन पेपे ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपरवा नामक स्थान पर एक स्तूप है जो बुद्ध की 8 अस्थियों पर बनाए गए, बुद्ध के 8 अस्थियों पर बनाए गए स्तूपों में से एक है, जो सबसे प्राचीन स्तूप है। उत्खनन किसने कराया? विलियम क्लैक्सटन पेपे ने कराया था। इसके बाद आता है मौर्य काल आपका। इसके पहले हमने प्राक मौर्य काल पढ़ा, उसमें 2-3 मूर्तियां आई, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है मौर्य काल आपका। प्राक मौर्य काल में जो हमने पढ़ा था, शेषनाग जो राजवंश था उसकी जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, उसी से संबंधित वहां पर चीजें अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए उसे हम प्राक मौर्य काल कहते हैं, क्योंकि मौर्य काल से पहले का जो काल होता है उसे प्राक मौर्य काल कहते हैं। इसके बाद आपका मौर्य काल आता है। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? मौर्य काल 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। मौर्य वंश का मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और जो इस अंतिम शासक था मौर्य वंश का, भद्रथ था। उसकी हत्या कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग कर देता है, उसी के सेनापति। तब जो है मौर्य वंश का अंत हो जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर भारत में मौर्य वंश की नींव डाली। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, नंद वंश के शासक जो है, घनानंद को हराकर भारत में जो है मौर्य वंश की नींव डालता है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त कहे या विष्णुगुप्त था। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त के जो राजनीतिक गुरु थे चाणक्य कौटिल्य, उन्हें जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक जैन भिक्षु के रूप में व्यतीत किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात इनके उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य हुए, जिनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसारी तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। कलात्मक दृष्टि से वास्तविक शासन काल बिंदुसार के पुत्र अशोक मौर्य का सर्वाधिक काल महत्वपूर्ण रहा है। अब यहीं से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ब्राह्मी लिपि का उद्भव मौर्य काल से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
नंदवंश के समय से ही नंदवंश के समय से ही जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाने का प्रमाण मिलता है। इन्हीं मूर्तियों की परंपरा मौर्य काल में निर्मित इमारत, स्तंभ, स्तूपों में देखने को मिलती है। अब देखिएगा इनमें क्या क्या चीजें रहती हैं। अशोक मौर्य का शासनकाल जो रहता है 272 ईसा पूर्व से 32 ईसा पूर्व, 272 से 232 ईसा पूर्व समय रहता है किसका? अशोक मौर्य के शासनकाल का समय रहता है। अब इसमें इसके माता कौन रहती हैं? सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार, पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र। धर्म कौन सा रहता है? बौद्ध धर्म रहता है। कब अपनाते हैं बौद्ध धर्म? जब ये कलिंग युद्ध करते हैं 14वें वर्ष, कलिंग युद्ध के 14वें वर्ष जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बहुत इन्होंने नरसंहार वहां पर किया था। उसके बाद काफी टाइम तक ये मौन भी थे। अपने शासन के 14वें वर्ष कलिंग उड़ीसा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक मौर्य ने अपने पुत्र अशोक मौर्य ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। अशोक मौर्य ने अपने पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहां पर? श्रीलंका। याद रखिएगा। अशोक मौर्य ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए चट्टानों का सहारा लिया जो अभिलेख कहलाए। मतलब जो है अशोक मौर्य अपने विचार प्रसारित करने के लिए चट्टानों का सहारा लिया, स्तंभ, लेख और जो है अभिलेखों में जो है अपने लेख गुदवाए। उसके बाद वही प्रचार प्रसार का बाद में जो है साधन बने। अशोक मौर्य के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। शिलालेख कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख 7 थे। गुहा लेख कितने? गुहा लेखों की संख्या यहाँ पर नहीं मेंशन है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल की क्या चीजें रही हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ब्राह्मी लिपि पढ़ने को मिलेगी, लेखों की खोज किसने किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दरबारी कला। दरबारी कला में क्या आता है? मौर्य काल का जो है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला रहता है महल, स्तंभ, स्तूप रहते हैं। लोकप्रिय कला में क्या रहता है? गुफाएं, मृदबान, मूर्तियां रहती हैं। मौर्य काल को जो है किसने बांटा था, ये भी पॉइंट आता है। मौर्य काल को 2 भागों में ए.के. स्वामी ने बांटा था। ए.के. स्वामी ने बांटा था। 1 मिनट वेट करें, कुछ नए पॉइंट्स हैं उसको भी साथ में ऐड कराते जाएं। ए.के. स्वामी ने इसको जो है 2 भागों में बांटा था। ए.के. स्वामी ने ए.के. स्वामी ने मौर्य मौर्य काल की मूर्ति कला
को दो भागों में बांटा था। एक स्वामी ने मौर्य काल की मूर्ति कला को दो भागों में बांटा था। अब यहीं पर हम जो है नंबर इसको डाल देते हैं 1 2। ये पेपर में पूछा गया तभी हम चीजें करा रहे हैं। एके स्वामी ने मौर्य काल की मूर्ति कला को दो भागों में बांटा था। दो भागों में बांटा था। दो भागों में बांटा था तो कौन कौन से थे? सबसे पहले दरबारी कला आती है, महल स्तंभ स्तूप आता है। लोकप्रिय कला में आता है गुफाएं, मृदभांड, मूर्तियां। इसके बाद आता है अशोक मौर्य के अभिलेख शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में। यहाँ पर अभिलेख भी है और शिलालेख भी है, जिसकी खोज 1750 ईस्वी में पोद्रेदी पेंथेलर ने की थी। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कहने की बात नहीं, कि अशोक मौर्य के लेख अभिलेखों की खोज किसने किया 1750 में? पोद्रेदी पेंथेलर। पोद्रेदी पेंथेलर ने किया था। अशोक के अशोक के अभिलेख व ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में जेम्स 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को जाता है। शिलालेख अभिलेख किसने खोज की थी? 1750 में पोद्रेदी पेंथेलर ने किया था। और अभिलेख व ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है 1837 में? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको रट के रखना है। इसके बाद देखते हैं मास्की व गुर्जरा अभिलेख से इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने प्रारंभ किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक मौर्य ने ही भारत में जो है किसकी खोज किया था? शिलालेखों की जो है प्रचलन करवाया था। अशोक मौर्य के ही पुत्र कौन थे? सॉरी, पुत्र का नाम आ रहा है, वो तो अलग हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जोगीमारा गुफा की खोज की थी या स्थापना करवाई थी, कह सकते हैं। स्थापना करवाई थी, खोज तो वो करते डॉक्टर ब्लॉक करते हैं। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर भारत व पश्चिमी पाकिस्तान से मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं, जिनकी भाषा संस्कृत थी। जिनकी भाषा संस्कृत थी। स्तंभ लेखों पर सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है तथा बलुआ पत्थर या चुनार सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। कंगन हल्ली उभारदार मूर्त शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित है। शिलालेख 14 थे, स्तंभ लेख 7 थे। ये सारी चीजें थी। इसके बाद आते हैं प्रमुख स्तंभ लेख आते हैं। कौन कौन से लेख थे स्तंभ लेख, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या वॉइस नहीं आ रही है क्या?
या कोई प्रॉब्लम है क्या? मैसेज किया था आपने? ठीक। प्रमुख स्तंभ, प्रमुख स्तंभ प्रयागराज स्तंभ, लेख रानी का अभिलेख। यह पहले कौशाम्बी में था, यह पहले कौशाम्बी में था। इसको बाद में, इसको बाद में अकबर के किले में स्थापित कराया गया था। यह पहले कौशाम्बी में था, इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया। वर्तमान में, वर्तमान में फिरोज शाह कोतला में स्थित है, फिरोज शाह कोतला में स्थित है। इसके बाद आता है दिल्ली मेरठ अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से दिल्ली मंगवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से दिल्ली मंगवाया था। रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख जो है क्या रहता है आपका, यह चंपारण बिहार में है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी, 1872 में कार्लाइल ने की थी। इसके बाद आता है आपका लौरिया अरारोज का अभिलेख, लौरिया अरारोज का अभिलेख। यह चंपारण बिहार में स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है। इस पर सिंह शेर की आकृति बनी है, सिंह शेर की आकृति बनी है। रुम्बिनदेई, फिर आपका आता है रुम्बिनदेई का अभिलेख। यह लुम्बिनी नेपाल में है। इस पर अश्व की आकृति बनी है, अश्व की आकृति बनी है। यह सर्वश्रेष्ठ अभिलेख है। मौर्य काल के जितने भी अभिलेख हैं उनमें यह सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिलेख है, रुम्बिनदेई का अभिलेख। खोज कब होती है? 1896 ईस्वी में डॉक्टर फुहर ने खोज की थी। इसके बाद आते हैं सारनाथ अभिलेख। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका जो है फिर आपका आता है अशोककालीन विभिन्न स्तंभों के शीर्ष। लौरिया नंदनगढ़ का शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ का शीर्ष स्तंभ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस शीर्ष पर, इस शीर्ष पर सिंह बना हुआ है, इस शीर्ष पर सिंह बना है, जबकि स्तंभ की चौकी पर उभारदार उड़ते हुए हंस, उड़ते हुए हंस, मोर, हंस, मोर अंकित है। माप क्या है? 9.7 मीटर। ये आपका पेपर में आया हुआ है, 9.7 मीटर जो है आपका टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था। अब इसके बाद पढ़ते हैं रामपुरवा, रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ शीर्ष, रामपुरवा स्तंभ शीर्ष। रामपुरवा बुल कैपिटल भी इसे कहते हैं, रामपुरवा, रामपुरवा बुल कैपिटल। यहां से दो स्तंभ मिले हैं, जिसमें प्रथम में शेर की आकृति तथा दूसरे में क्या है, बैल की आकृति बनी है। जिसमें बैल की आकृति बनी है उसे बुल कैपिटल, बैल की आकृति कहां पे संग्रहित है? राष्ट्रपति संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये आप इसे देख सकते हैं, ये जो है आपका कहां पे संग्रहित है? राष्ट्रपति भवन में संग्रहित है, या राष्ट्रपति संग्रहालय कहें या भवन कहें एक ही चीज है, इसको भवन कर लीजिएगा, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय।
भवन संग्रहालय। संकिसा स्तंभ शीर्ष ये कहां से प्राप्त है? उत्तर प्रदेश से। संकिसा स्तंभ शीर्ष उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से प्राप्त है। इस स्तंभ पर हाथी गज बना है। गज हाथी बना है। कालसी स्तंभ शीर्ष देहरादून उत्तर प्रदेश। इस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना है। उसके दोनों पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि के लेख लिखे हैं। धौली चट्टान का हाथी उड़ीसा के धौली नामक स्थान पर स्थित है। फिर आता है आपका बोध गया का वज्रासन बिहार में है। माध्यम क्या है? बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर। इस पर मौर्यकालीन ओपदार पालिश की गई है। जो मौर्य काल की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है विशेषता रहती है वो ओपदार पालिश रहती है आपकी। यह वज्रासन गौतम बुद्ध के व्यायाम के लिए प्रयोग में लाया जाता था या प्रयोग करते थे। परसी ब्राउन के अनुसार अशोककालीन लाट वृक्ष पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद आता है सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ सारनाथ लायन कैपिटल तीसरी सदी ईस्वी में बनता है। तीसरी सदी ईसा पूर्व इसका समय रहता है। माध्यम क्या है? चमकदार पत्थर पॉलिस्टर सैंडस्टोन। खोज क्या कौन करता है? एफओ ऑर्टेल 1904 या 5 में खोज करते हैं। इस शीर्ष पर सारनाथ शीर्ष पर जो है सारनाथ शीर्ष पर 4 शेर बने हैं जो चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं या प्रचार करने का संकेत देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ का पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम है। यह स्तंभ अशोक ने 242 ईसा पूर्व में बुद्ध के प्रथम उपदेश के मार्ग में स्थापित कराया था। इस स्तंभ की गोल चौकी पर 4 धर्मचक्र बने हैं। स्तंभ की चौकी पर 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु अंकित हैं। उत्तर में सिंह है, दक्षिण में अश्व, पूर्व में हाथी, पश्चिम में वृषभ बैल है। अब इसके बाद यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपके चारों पॉइंट जो है पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। सिंह क्या है? शौर्य, यश, निर्भीकता, स्फूर्ति का प्रतीक है। ये भी आपका बहुत पूछा गया है पेपर में। अश्व किसका प्रतीक है? अश्व जो है राज विस्तार का प्रतीक, राजत्व और नेतृत्व का प्रतीक है। हाथी जो है चतुर विचारशीलता व ऐश्वर्य का प्रतीक है। उसके बाद आता है बैल वृषभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। यहां से आपके जो है क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं पेपर में। इसके बाद आता है यह शीर्ष स्तंभ वर्तमान में कहां पे है? सारनाथ संग्रहालय वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये पॉइंट कई बार पेपर में आया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। यह देवनागरी लिपि में अभिलेख के नीचे उत्कीर्ण है। ये पॉइंट जो है कोई कल पेपर हमने हल कराया था उस पे ये पूछा गया था। मुंडकोपनिषद कहां से लिया गया है? तो ये चीज पूछी गई थी सत्यमेव जयते से।
इसके बाद आता है इसका एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व 1950 ईस्वी में दीनानाथ भार्गव के द्वारा भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। आधार सहित माप क्या रहती है सारनाथ स्तंभ की? 2.15 मीटर 7 फीट ऊंचा है। यह स्तंभ एकात्मक शैली में चुनार लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। इस पर ओबदार पॉलिश की गई है, जो मौर्य काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। चौकी पर अंकित स्थित पशुओं की दिशा पूर्व से पश्चिम की दिशा के सही क्रम में है। चौकी पर अंकित स्थित पशुओं की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में है। हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ऑक्स। आप इसे हलो याद रखिएगा, तो ये क्रम आप लगा लेंगे, पूर्व से पश्चिम जो है। अब इसके बाद आता है इन स्तंभों को स्मिथ व चार्ल्स फैब्री ने ईरानी प्रभावों से युक्त माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। स्मिथ व चार्ल्स फैब्री जो है ईरानी प्रभाव से युक्त माना है। अशोक के स्तंभों में सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ सर्वोत्कृष्ट है। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। 7वीं शती ईस्वी के चीनी यात्री ने सारनाथ के विषय में कहा है कि चमकदार हरे रंग का रत्न प्रकाश पेड़ों की भांति जगमगा रहा है और चमक रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंहों की मुद्रा आगे के पैरों पर खड़ा हुआ, पीछे के पैरों पर बैठा हुआ दिखाया गया है। अशोककालीन सारनाथ स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। चार विभिन्न पशु सारनाथ शीर्ष स्तंभ में है। यह समय की गति को प्रस्तुत करते हैं। ये आपका रहा जो है सारनाथ शीर्ष स्तंभ। इसके बाद मौर्यकालीन गुफाएं आती हैं।